सभी साथियों को मेरा जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे साथियों कि मिश्रण को अलग करने की कुछ विधियां होती हैं, उन्हीं को हम लोग आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक बने रहिएगा और जो नए दोस्त हैं चैनल को बेल आइकन को जो रेड कलर दिख रहा है उस पर टिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों देर न करते स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सर्वप्रथम पहले बात हमारी हेडिंग क्या है, वाष्पन विधि से अलग करेंगे, कुछ अपकेंद्रीकरण विधि से अलग करेंगे और कुछ पृथक्करण विधि द्वारा और ऊर्ध्वापातन द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा और प्रभाजी आसवन द्वारा और क्रिस्टलीकरण द्वारा हम लोग अलग अलग करने की विधियों को देखेंगे। यहाँ से प्रश्न सामान्यतः एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में भी कम प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों चलिए देखिए वाष्पन क्या है, इवेपोराइजेशन। याद देखिए वाष्पन इवेपोराइजेशन, इसमें किस प्रकार से अलग किया जाता है ये ध्यान दीजिएगा। है क्या, वाष्पशील घटकों से अवाष्पशील घटक का पृथक्करण, अवाष्पशील या वाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक। अब भाई वाष्पशील घटक क्या है, ऐसा पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वह वाष्प के रूप में बन जाए वही वाष्पशील, और ऐसा पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वाष्प नहीं बने अवाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम उठाना चाहते हैं तो एक विलयन ले लेते हैं, शरबत ही ले लिया जाए। शरबत में क्या क्या होता है, चीनी होती है और पानी होती है। चीनी जो कि अवाष्पशील है जबकि पानी वाष्पशील है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया और एक बर्तन में इसे रखने का प्रयास किया। यहाँ पर मेरे पास एक बर्तन है, आप बर्तन देख सकते हैं और इस बर्तन में पानी भरा हुआ है। तो हुआ क्या, और इसमें चीनी के कण हैं, ऐसे से तैर रहे हैं, घुले हुए हैं। तो होगा क्या कि जो हम यदि इसके नीचे से हीट देंगे, गर्मी देंगे, यानी यहाँ से एक बर्नर लगा करके इसकी सहायता से इसे यदि हम लोग गर्म करेंगे, ये गर्म होता जाएगा। गर्म होने के पश्चात होगा क्या, जो पानी वाला है कण यह ऊपर उठने लगेगा। पानी के कण क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ करके क्या हो जाएंगे, वाष्प बन जाएंगे। जबकि जो चीनी के कण हैं वह वाष्प नहीं बनेंगे, अर्थात उसकी तली में धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर क्या हुआ, वाष्पशील घटक यानी पानी और अवाष्पशील घटक चीनी का एग्जाम्पल लिए हैं, से उन्हें हम लोग अलग कर देंगे। पानी वाष्प के रूप में बन जाएगा जबकि चीनी उसके पेंदी में बैठ जाएगी। तो इस प्रकार से वाष्पन विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं अवाष्पशील पदार्थ और वाष्पशील पदार्थ को। फिर आती हमारे पास में क्या, अगली हेडिंग अपकेंद्रीकरण। ये शायद आप लोग 11 में भी पढ़े होंगे और पिछली कक्षाओं में भी 6-7 वाले बुक में भी पढ़े होंगे। जो जिस लेवल का वहाँ पर इस हेडिंग को पढ़ा होगा और अच्छे से समझता भी होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। हालांकि इस सब हेडिंग को प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैं बताने का थोड़ा बहुत ज़रूर प्रयास करूँगा। देखिए क्या है, अपकेंद्रीकरण में, कंट्रीफ्यूगेशन में अपकेंद्री मतलब होता क्या है। जैसे कि अपकेंद्री, मान लेते हैं कि यह है हमारे पास एक बाल्टी इतना बड़ा सा और इसका मान लेते हैं केंद्र बीच में है। तो यहाँ से जो भी कण जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, बगल या नीचे की तली में बैठते हुए चले जाएंगे। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है कोलाइडी कणों का विलयन से अलग कर लिया जाए। यानी जितने भी कोलाइडी कण यानी जो छोटे छोटे कण हैं और विलयन जो आपके पास है उन्हीं से अलग कर लिया जाए। आखिरकार ये मतलब नहीं समझ आया। इसमें होता है क्या कि एक हमारे पास में इस प्रकार से बर्तन होते हैं और बर्तन के नीचे से, एक मिनट थोड़ा समझिएगा, बर्तन के नीचे से एक बेलन लगे रहते हैं, पाइप, और इसमें पंखे लगे होते हैं।
कहने का मतलब ये शायद हमारा अच्छे से नहीं बन पाया, मतलब कि यहाँ पर एक पाइप रहती है और ऐसे का सॉकेट के रूप में, और यहाँ से जो पंखे लगे रहते हैं और बर्तन में वो ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है। जैसे कि हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, आप जहाँ पर तेल की पिराई होती है उसके ऊपर जहाँ पर सरसों डाला जाता है वहाँ पर देखे होंगे तो यही प्रक्रिया रहती है। एक बाल्टी ऐसा रहता है, उसके नीचे से पाइप जाती है और उसके चारों तरफ पंखे लगे होते हैं। उसी प्रकार से अपकेंद्रण मशीन भी होती है। इस विधि से होता है क्या है कि दूध होता है, दूध से मक्खन को अलग किया जाता है। ये कई बार एग्जाम्पल के तौर पर आया है कि दूध से या मलाई कैसी या मक्खन कैसे अलग किया जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन आता है किस विधि द्वारा, अपकेंद्रित विधि द्वारा, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड द्वारा कोलाइडी कण को अलग किया लिया जाता है। इसका प्रयोग कपड़े को सुखाने और साफ करने, यानी गीले कपड़े में से जो कण हैं उन्हें बाहर खींचने में प्रयोग किया जाता है। यानी कपड़े को साफ करने में भी अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, ये आपको दो हेडिंग अच्छे से समझ में आ गई। इसका बस यही पूछता है, दो ही एग्जाम्पल से पूछ लेता है, बस इतना ही पूछता है कि दूध से मक्खन किस विधि द्वारा निकाला जाता है। तो कई ऑप्शन आते हैं, वाष्पन, अपकेंद्रीकरण या आसवन या प्रभाजी आसन द्वारा। तो ऑप्शन आपके पास क्या बनेगा, अपकेंद्रण द्वारा। अब आती है बात आगे की ओर, पृथक्करण कीप द्वारा पृथकारी कीप द्वारा पृथक्करण, यानी पृथकारी कीप मतलब बोला जाए तो पाइप, यानी पाइप द्वारा किस प्रकार से हम लोग अलग करेंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें दो अमिश्रित द्रव, यानी जो ऐसे द्रव घुले हुए हैं आपस में, जो कि आपस में वो मिल नहीं सकते, इस विधि द्वारा हम लोग अलग करेंगे, कीप द्वारा अलग करेंगे। कैसे? उनका मिश्रण एक में न मिलने का कारण है कि उनका घनत्व तो क्या होगा, अलग अलग होगा। साथियों, उनका घनत्व तो क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास में एक दो अमिश्रित द्रव, मतलब हम ले लिए क्या, जल ले लिए हैं और मिट्टी का तेल ले लिए, मान लें तेल ले लिए, मिट्टी का तेल आपस में मिले हुए हैं। मैंने इस कीप में डाला और यहाँ से पाइप, एक नल की बर्नर लगा हुआ है, मैंने बंद भी कर लिया है। ध्यान समझिएगा बात को। मैंने इसको डाला, इसमें आएगा आसानी से। आने के पश्चात क्या होगा कि इसका घनत्व तो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कैसे अलग करेंगे, व्यक्ति का घनत्व अलग होगा तो तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो तेल का जो है पानी के ऊपर चला जाएगा, यानी तेल कहाँ तैरने लगेगा, पानी के ऊपर क्या होने लगेगा, तैरने लगेगा, ऐसे से तैरेगा। जबकि पानी क्या हो जाएगा, पानी इसके नीचे तैरता रहेगा। तो होता है क्या कि हम लोग इस बर्नर को, इस नली को यहाँ से खोलते हैं, पानी धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगता है और मिट्टी का तेल या तेल बोला जाए ये भी इस पाइप में आ जाता है। जो ही पानी धीरे धीरे यहाँ तक आता है और मिट्टी का तेल भी आता है, तुरंत हम लोग पाइप को बंद कर देते हैं और मिट्टी का तेल ऊपर हो जाता है और पानी क्या हो जाता है साथियों, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो इस विधि से हम लोग कैसे अलग करेंगे, कीप द्वारा, जो कि दो अमिश्रित होने चाहिए, वो आपस में घुलने नहीं चाहिए। कब नहीं घुलेंगे, जब उनका घनत्व तो क्या होगा, अलग अलग होगा, तभी वो आपस में नहीं घुल सकते हैं। ये दो विधियां थी, पृथकारी कीप द्वारा पृथक्करण। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, हमारे पास में क्या है, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन आप बेस्ट एग्जाम्पल जानते होंगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड या बोल दिया जाए तो नौसादर हो गया, इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसे कि हम लोग इसमें क्या होता है कि मिश्रण से ठोस और वाष्पशील घटक का पृथक्करण, यानी जो नौसादर है या बोल दिया जाए कि अमोनियम क्लोराइड एक ही हुआ, और कपूर मान लेते हैं, ठीक, एक ही हुआ, कपूर को हम लोग लिए हैं, कपूर किसी ठोस पदार्थ में मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, यह ठोस पदार्थ लिए आसानी से, और वो ठोस पदार्थ में जो मिला है
इसी में डाल दिए, इसमें दो पदार्थ होंगे, एक कपूर होगा और एक ठोस पदार्थ होगा। तो हम लोग इसे धीरे धीरे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट देंगे। हीट देने के पश्चात जो कपूर होगा वह गैस में परिवर्तित हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो कपूर होता है वह गर्म करने पर सीधे किस में बदल जाता है, गैस के रूप में बदल जाता है, और ठोस आपका इसी में पड़ा रह जाएगा। तो इस प्रक्रिया द्वारा कपूर को ऊपर उड़ा लिया गया और ठोस आपके पास नीचे है, यानी कपूर को अलग किया गया। तो किस विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन विधि द्वारा अलग किया जाता है। साथियों आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारे पास में आएगा क्या, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत आपको समझना यह जरूरी है कि क्रोमेटोग्राफी से सिर्फ एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो भी क्या आते हैं, किस विधि द्वारा रंग का अलग पृथक्करण किया जाता है। प्रश्न आता है किस विधि द्वारा रंगों का पृथक्करण किया जाता है, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा क्रोमेटोग्राफी द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा। हालांकि इसको किस प्रकार से अलग किया जाता है हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहते हैं। वो चार्ट पेपर वो क्रोमेटोग्राफी पेपर पर किया जाता है। जैसे ये पेपर है, पेपर में होता है क्या कि एक ऐसे स्याही लगा दिया जाता है, स्याही या कहीं रंग लगा दिया जाता है। अब इस रंग को मान लेते क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इस पेपर को यदि जल में डाला जाता है तो जो रंग होता है, जो जितने प्रकार के इसमें रंग मिलाए गए वो रंग धीरे 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 ऊपर चढ़ते हुए अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं, अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो सिर्फ इतना याद रखना, क्रोमेटोग्राफी द्वारा रंगों का पृथक्करण किया जाता है। इसका मतलब ही होता है, क्रेमो का मतलब ही होता है, क्रेमे का मतलब होता है रंग, क्रेमो का मतलब होता है रंग होता है। तो इसी क्वेश्चन इतना ही आता है और इसका प्रयोग आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। आता है आगे अब आसवन। आसवन क्या होता है, दो घुलनशील द्रव का मिश्रण किया जाता है, दो घुलनशील द्रव। जैसे कि अभी हम लोग लिए थे दो अघुलनशील और यहाँ पर ले लिए दो घुलनशील द्रव ले लें। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं क्या, जल और एल्कोहल, जल और एल्कोहल का ले लेते हैं, जल प्लस एल्कोहल, जल और एल्कोहल ये दोनों आपस में घुल जाते हैं। अब इन्हीं को अलग करना है। इसमें क्या होता है कि एक बर्तन में, जैसे मान लेते हैं एक बर्तन है, इस बर्तन में जल और एल्कोहल को आसानी से डाल जाता है। डालने के पश्चात अब इन्हें क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, गर्म किया जाता है। गर्म करने पर क्या होगा कि जल का क्वथनांक अलग है और एल्कोहल का क्वथनांक अलग है। कहने का सेंस यही है कि जल बाद में उबलेगा जबकि एल्कोहल पहले, यानी कहने का मतलब 78 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलने लगता है, जबकि यह कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। तो यह पहले ही उबलने लगता है, यानी पहले ही वाष्प एल्कोहल बन जाएगा, जबकि जल बाद में वाष्प बनेगा। तो जब दोनों का तापमान अलग अलग हो, जब दोनों का क्वथनांक अलग अलग हो, यानी उबलने का तापमान अलग अलग हो, तो वहाँ पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है, आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें पेपर में आता है कैसे कि दो हम लोग लेंगे, दो घुलनशील द्रव का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो आसवन विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जल और एल्कोहल को हम लोग अलग कर सकते हैं, लेकिन उसका क्वथनांक अलग अलग होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें उसके क्वथनांक में कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर होना चाहिए, अधिक का अंतर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह, जल मान लेते हैं एक तरह से समझिएगा 300 केल्विन पर उबल रहा है, तो यह कितना पर कम से कम उबलना चाहिए, 25 केल्विन का अंतर, यानी 25 केल्विन या तो इससे अधिक होना चाहिए या तो कम होना चाहिए, यानी उस दोनों के बीच में 25 केल्विन से अधिक का अंतर होना चाहिए क्वथनांक का, यानी उबलने का। लेकिन यदि 25 केल्विन से कम हो, यदि 25 केल्विन से कम, 25 केल्विन से कम उसका क्वथनांक अंतर यदि 25 केल्विन से कम पर हो, जो
उबलने का यानी क्वथनांक 25 केल्विन से कम हो तो क्या होगा, किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा, प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है। जब 25 केल्विन से तापमान में अंतर 25 केल्विन से कम हो तो किसका प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। 25 केल्विन से अधिक पर सीधे सीधे आसवन द्वारा, जबकि 25 केल्विन से कम तापमान के अंतर पर प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है। पेपर में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसा बताइए कि हमारे पास दो अलग अलग द्रव हैं और वो मिला दिए गए हैं और उनकी क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम है, वो किस विधि द्वारा अलग किए जाएंगे। 25 केल्विन से कम है, ध्यान दीजिएगा, तो किस विधि द्वारा अलग किए जाएंगे, प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किए जाएंगे। हालांकि प्रभाजी आसवन का तो डायग्राम बनाकर बताते, लेकिन अब प्रभाजी आसवन को बताने में ही लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, लेकिन उतना आप याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अब क्रिस्टलीकरण क्या होते हैं, इसमें ठोस पदार्थों में अशुद्धियों को हटाया जाता है। इसमें ठोस पदार्थों से अशुद्धियों को हटाने की विधि को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो नमक होता है, जो नमक में, नमक आप जानते हैं ना, नमक जो समुद्र के किनारे नमक होता है और नमक वहाँ की जो नमक होती है उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। उस नमक में कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। उस अशुद्धियों को, उस नमक जो अशुद्धि पूर्ण नमक है, उन्हें सर्वप्रथम क्या किया जाता है, किसी जल में डाल दिया जाता है, किसी जल में डाल दिया जाता है और घोलने के पश्चात उसे घोल दिया जाता है। घोलने के पश्चात उसे में से छान लिया जाता है। उसे क्या किया जाता है, छाना जाता है। छान करके जो भी कण है, तमाम प्रकार की चीज़ें, उन्हें अलग किया जाता है और कुछ को गर्म करके अलग कर लिया जाता है, उसमें की जितनी भी अशुद्धियाँ हैं। तो सिंपल सी परिभाषा, सिंपल सी आता है कैसे पेपर में कि बताइए कि नमक में जो अशुद्धियाँ, उन्हें दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। साथियों, बस ये इसमें आज हम लोग मिश्रण को अलग अलग करने की प्रमुख विधियों को देख चुके हैं। तब तक आप लोग इसे दोहराते रहिए और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।